हेलो एवरीवन, एग्जामिनर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के टीयर 1 एंड टीयर 2 के जीके जीएस के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का सब्जेक्ट है इंडियन हिस्ट्री और आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, वेयर इज भीमबेटका ए फेमस साइट ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड लोकेटेड इन इंडिया। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश। भीमबेटका आपको पता होगा, भीमबेटका जो है यह पुरापाषाण कालीन स्थल है। पुरापाषाण कालीन स्थल है जो कि मध्य प्रदेश एमपी के रायसेन जिले में है। एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ के जो चित्र मिले हैं, यहाँ के चित्र जो है वह भारतीय महाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है, प्राचीनतम चिन्ह है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी श्री विष्णु श्रीधर वाकनकर। इसके खोज करता है श्री विष्णु श्रीधर वाकनकर, ठीक है। और यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया मध्य प्रदेश, डी। अगला सवाल है, सेल्ट इज ए नियोलिथिक। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है। क्या है नवपाषाण कालीन? ऑप्शन है एक घर है, एक उपकरण है, एक मकबरा है या एक कलश है। सेल्ट जैसा कि क्वेश्चन में ही दिया गया है, यह एक नवपाषाण कालीन उपकरण है, यानी डिवाइस है जो कि पॉलिश किए गए हैं। चूंकि यह नवपाषाण कालीन है तो तब तक पॉलिश किए गए उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा था। इस काल में पत्थर के औजार और कुल्हाड़ियों का भी प्रयोग शुरू हो गया था। पत्थर के औजार और कुल्हाड़ी का प्रयोग भी शुरू हो गया था, ठीक है। तो इसे ही सेल्ट कहा गया है। तो सेल्ट क्या है? यह एक उपकरण है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जोरवे कल्चर इज ए चालकोलिथिक आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट। जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक यानी ताम्रपाषाणिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में स्थित है? जोरवे कल्चर याद रखिएगा भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, असम, गुजरात या बिहार। तो जैसा कि क्वेश्चन में ही बताया गया है कि यह ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है जो कि एम एन पांडे ने इसे खोजा है। जोरवे जो है वह महाराष्ट्र में है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के अहमदनगर के पास गोदावरी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है प्रवरा। गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर यह जोरवे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोरवे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन है? तो इनके जो प्रमुख स्थल हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है, चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव इत्यादि है। जोरवे संस्कृति का इसका जो टाइम पीरियड है वह 1400 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व तक माना गया है, ठीक है। जोरवे संस्कृति का काल याद रखिएगा 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच का है।
अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन हरियाणा? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल हरियाणा में स्थित है? राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल या धौलावीरा? हरियाणा में स्थित है, हरियाणा की जिंद में राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वह हरियाणा के जिंद में स्थित है। इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। सूरज भान ने की थी। यह हड़प्पा सभ्यता का विशाल नगर है। विशाल नगर है। इसकी जो विशेषता है, तो यहाँ मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका बनाने का कारखाना का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। क्लियर है? तो ए इसका राइट आंसर है। इंडिया वाज नेम्ड भारत आफ्टर द भरत ट्राइब। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदाज इज द ट्राइब फर्स्ट मेंशन्ड? भरत जन के नाम पर भारत का नाम भारत रखा गया। इनमें से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? यानी भरत के बारे में किस वेद में इसका उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो भरत एक जन यानी एक कबीला के रूप में भरत जन का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिला है, जिस पर हमारे देश का नाम भारत या इंडिया रखा गया। भारत या इंडिया रखा गया। ऋग्वेद जिसमें कि कुल 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। इसके ऋषि जो हैं ऋषि होत्री है। वेद के पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उनका नाम होत्री है। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल, फर्स्ट और 10वां मंडल, वह सबसे बाद में जोड़ा गया। इसको याद रखिएगा, सबसे बाद जोड़ा गया। ऋग्वेद के बारे में और भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयरन एज इज सो नेम्ड बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड टूल्स एंड वेपन्स वेयर मेनली मेड ऑफ आयरन। इन द मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप व्हाट मटेरियल डिड आयरन रिप्लेस? लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों हथियारों में मुख्य रूप से लोहे का प्रयोग होने लगा था। लोहे ने किस धातु की जगह ली थी? यानी किस धातु को हटाकर लोहे का प्रयोग किया गया था? तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा ही गया है कि मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजार के रूप में कांसा का पहले प्रयोग होता था। कांसा का प्रयोग होता था। इस समय तक आते आते कांसे की जगह पर लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। इस वजह से इसे लौह युग कहा गया। तो डी इसका राइट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदाज इज द बैटल ऑफ 10 किंग्स दशराग्य युद्ध मेंशन्ड? निम्नलिखित में से किस वेद में दशराग्य युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो दशराग्य युद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध था, यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। काफ़ी प्रसिद्ध है यह। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है, जो कि परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें भरत जन के राजा थे, भरत जन के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनका नाम था राजा सौदास। राजा सौदास। तो राजा सौदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द 4 वेदाज कंटेन्स स्पेल्स एंड चार्म्स टू वर्ड ऑफ इविल स्पिरिट एंड डिजीज? 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्मा और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? अथर्ववेद में, अथर्ववेद की जो विषय वस्तु है वह जादू टोना और तंत्र मंत्र है। बुरी आत्मा और बीमारी से बचने का भी इसमें वर्णन किया गया है। अथर्वा ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731
कुल 731 मंत्र हैं और 6000 पद्य है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया अथर्ववेद। व्हाट वाज द प्राइमरी सोशल यूनिट ऑफ द आर्यंस? आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? परिषद, गण, राजन या जन? तो आर्य की जो सामाजिक इकाई थी वह 5 भागों में विभाजित थी। 5 भाग में विभाजित था। सबसे स्टार्ट में था कुल, उसके बाद ग्राम, ग्राम के बाद विष, विष के बाद जन और जन के बाद था राष्ट्र। ठीक है, ग्राम का जो मुखिया होता है, ग्राम का मुखिया वह ग्रामीणी कहलाता था, ग्रामीणी कहलाता था। विश्व का जो प्रधान होता था उसे विस्पति कहते थे, विस्पति। ठीक है, और जन के शासक को राजन कहा जाता था। तो इसमें जो प्रमुख सामाजिक इकाई थी उसका नाम था जन। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, इन द लेटर वैदिक पीरियड विच वर्ण प्राइमरली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे कार्य करता था? ऑप्शन है क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या शूद्र। तो उत्तर वैदिक काल में जो वैश्य वर्ण था वह मुख्य रूप से खेती और व्यापार करता था। वैश्य जो था वह खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की जो सेवा करना है वह शूद्र करते थे। शूद्र सेवा करना था ऊपर के 3 वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की। ठीक है, इस काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैदिक आर्यंस लिव्ड इन ए रीजन कॉल्ड सप्त सिंधु विच मीन्स द लैंड ड्रेन्ड बाय 7 rivers. One of these rivers is the झेलम. What was its ancient name? झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ है 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। इन 7 नदी में से एक था झेलम। इसका प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है परुष्णी, विपाशा, अस्किनी या वितस्ता। तो वैदिक काल में जो सप्त सिंधु नामक क्षेत्र थे वह 7 नदियों के किनारे था, जिसमें परुष्णी रावी नदी को, विपाशा ब्यास नदी कहा जाता था, अस्कनी चिनाव नदी को और वितस्ता झेलम नदी को कहा जाता था। अब आप इसका आंसर देख लिए, क्वेश्चन में कहा गया है झेलम। झेलम, डी इसका राइट आंसर होगा, वितस्ता। ठीक है, इसका प्राचीन नाम, झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता था। In the Rigved, there is a hymn in the form of dialogue between Rishi Vishwamitra and 2 rivers worshipped as goddesses. Which rivers are these? बहुत अच्छा सवाल है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में, ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों जो कि देवी के रूप में पूजी जाती थी के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। यह नदी कौन कौन सी थी? तो जो ऋषि हैं वो तो विश्वामित्र थे। जो 2 नदियां थी उनमें थी ब्यास और सतलज। विपाशा इसका पुराना नाम था विपाशा, और सतलज को सतुद्री कहते थे, सतुद्री। तो 2 नदी थी ब्यास और सतलज। इन 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन गाया गया है। तो सी इसका राइट आंसर है। अथर्ववेद इज ए कलेक्शन ऑफ हाउ मेनी बुक्स? खंड। अथर्ववेद कुल कितने खंडों का संग्रह है? अभी अभी बताया। अथर्ववेद में कुल 20 खंड हैं, 20 खंड का संग्रह है। इसमें 731 सूक्त हैं और लगभग 6000 ऋचाएँ हैं। 6000 ऋचाएँ हैं। चांदी का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है वह अथर्ववेद में ही है। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख हुआ है।
जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सब का उल्लेख अथर्ववेद में ही है। तो डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नोन एज परुष्णी ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? अभी बताया, निम्नलिखित में से किस नदी का वैदिक काल में परुष्णी कहा जाता था? किस नदी को परुष्णी कहा जाता था? चिनाब, अस्कनी चिनाब पुराना नाम था अस्कनी, सतलज सतुद्री, विपाशा ब्यास विपाशा, और अस्कनी चिनाब को परुष्णी रावी नदी को। क्लियर है? क्वेश्चन में किसे कहा गया? परुष्णी। तो डी इसका राइट आंसर है, रावी नदी। ठीक है। इसी रावी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, 10 राज्य युद्ध हुआ था, जिसमें राजा सौदास ने 10 राजाओं के समूह संघ को पराजित किया था। इसका वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। कई बार सवाल पूछा गया है कि किस नदी के तट पर लड़ा गया है और यह ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज एसोसिएटेड विद द तिब्बतन होम थ्योरी ऑफ द आर्यन? तिब्बतन होम थ्योरी ऑफ द आर्यन, निम्नलिखित में से कौन विद्वान आर्यों के तिब्बत गृह सिद्धांत से संबंधित है? मैकडोनल्ड, मैक्स मूलर, दयानंद सरस्वती या बाल गंगाधर तिलक? तो आर्यों के उद्गम से संबंधित कई विचार प्रचलित हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे दयानंद सरस्वती का विचार है, इन्होंने आर्यों का जो उद्गम है वह तिब्बत को बताया है। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का उद्गम उत्तरी ध्रुव बताया है। मैक्स मूलर, इनके अनुसार आर्य है मध्य एशिया से आए थे। और है मैकडोनल्ड और एक हैं गाइल्स। मैकडोनल्ड के साथ साथ गाइल्स का भी नाम आता है। इन दोनों ने आर्यों का जो उद्गम है यह दक्षिणी पूर्वी यूरोप बताए हैं, दक्षिणी पूर्वी यूरोप को बताया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तिब्बत के बारे में, तिब्बत गृह सिद्धांत। तो यह दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। सी इसका राइट आंसर है। हाउ मेनी वेदांग लिम्स ऑफ द वेदास आर देयर इन टोटल? कुल कितने वेदांग हैं? वेदों को भली भांति से समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। 6 वेदांग जो है हमारे शरीर के जो ज्ञानेंद्रियां हैं 6, उसी के आधार पर है। जैसे शिक्षा हमारी नाक के रूप में है। दूसरा है ज्योतिष आँख, कल्प हाथ। फोर्थ है व्याकरण मुख से संबंधित है, व्याकरण शास्त्र इसमें वेदांग के रूप में है मुख। 5वां है निरुक्त, इसे कान कहा गया है, कान को निरुक्त के रूप में वर्णित किया गया है। और छंद है, कविता को छंद के रूप में, पैर को छंद कहा गया है। तो जो वेदांग है उन्हें शरीर के 6 अंगों के रूप में निरूपित किया है। जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं 6, उसी तरह वेदांग की यह ज्ञानेंद्रियां हैं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो इसका राइट आंसर होगा बी। द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया डेवलप्ड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर? भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन है तापी, गोदावरी, नर्मदा या सरस्वती। तो वैदिक सभ्यता के बारे में सरस्वती नदी के किनारे वर्णन पाया गया है। सरस्वती नदी को काफ़ी पवित्र माना गया है। इन्हें अग्रवती यानी सभी नदियों की अग्रणी कहा गया है। नदियों की माता नदीतमा भी कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती के बारे में नदीतमा कहा गया है। इसे प्रार्थना और कविता की देवी भी कहा गया है। प्रार्थना और कविता की देवी के रूप में भी कहा गया है। हालांकि सरस्वती नदी अब रेगिस्तान में विलीन हो चुकी है। तो डी इसका राइट आंसर है, सरस्वती। द महाजनपद ऑफ
मगध वाज सराउंडेड बाय विच रिवर्स? मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ था? गंगा और घाघरा, गंगा और झेलम, गंगा और यमुना, या गंगा और सोन? तो मगध जो था 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली माना जाता था और यह गंगा एवं सोन नदियों से घिरा हुआ था। ये नदियाँ जल यातायात और जल आपूर्ति के साथ साथ सिंचाई के लिए भी महत्वपूर्ण थी। मगध जो है आधुनिक बिहार के पटना और गया के जिलों के बीच स्थित है। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, बाद में राजगिरी और पाटलिपुत्र बनी। यह सभी मगध की राजधानियां रह चुकी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, गंगा और सोन। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपद? वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है चंपा, वैशाली, कौशल या पाटलिपुत्र। कुछ महाजनपद है जिनकी राजधानी के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अंग की राजधानी थी अंग, चंपा, मगध की राजगिरी पाटलिपुत्र, वत्स का कौशाम्बी, कौशल का श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। मल, दो तरह के मल थे, एक कुशीनगर के मल और एक पावा के मल, कुशी, नारा और पावा। ठीक है। अस्मक एक महाजनपद था जो दक्षिण में था, इसकी राजधानी पोत्तन थी। और कंबोज की राजधानी हाटक थी। तो यह राजधानी हो गया किसकी? महाजनपद की। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वज्जी महाजनपद है, उसकी राजधानी वैशाली थी। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्ध 7th to 6th century BC, हाउ मेनी मेजर पावर महाजनपद एग्जिस्टेड? भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन काल यानी 7वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कुल कितने प्रमुख महाजनपद अस्तित्व में थे? मैंने अभी बताया अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख पाया गया है। तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अभी बताया सारे की राजधानी के बारे में। तो याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख पाया गया है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द मोनार्कियल स्टेट्स दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द 7th and 6th century BC? निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में मौजूद राजशाही राज्य में से एक नहीं था? मगध, वैशाली, अवंती या कौशल? तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे जो 16 महाजनपद थे वहाँ सभी में एक तरह की प्रशासन प्रणाली थी, लेकिन वैशाली जो महाजनपद था जिसे वज्जी भी बोला जाता था, वज्जी और मल्ल, यह संघ थे जो कि ऐसे राज्यों का शासन राजा के द्वारा ना होकर एक संघ के द्वारा इनका प्रशासन होता था। संघ प्रशासन करता था, जबकि अन्य महाजनपद में राजाओं के द्वारा शासित होते थे। तो इसे लोकतंत्र का प्राचीनतम साक्ष्य भी माना गया है कि वैशाली में सर्वप्रथम लोकतंत्र का उद्भव हुआ था। तो बी इसका राइट आंसर है, जो कि एक संघ के द्वारा यहाँ प्रशासन होता था। द एंशियंट सिटी ऑफ चंपा इज कंसिडर्ड द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? अंग की राजधानी चंपा थी। तो इसका राइट आंसर है सी। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम द हर्यक डायनेस्टी? हर्यक वंश से मगध का पहला शासक कौन था? ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत या अजातशत्रु। तो हर्यक वंश का जो पहला शासक था सबको पता है बिंबिसार था, जो कि मगध की गद्दी पर
544 ईसा पूर्व में बैठा था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जो बिंबिसार था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने गिरिब्रिज यानी राजगृह गिरिब्रिज का निर्माण कर उसे राजधानी बनाया था। बिंबिसार के बारे में कहा गया है कि इसने 52 वर्ष तक यहाँ शासन किया और उसकी हत्या अजातशत्रु जो कि उसका पुत्र था, अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी। और 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। तो ए इसका राइट आंसर है। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी? निम्नलिखित में से नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, पांडुका, गोविसनाक या कैवर्त? तो नंद वंश का जो संस्थापक था, कमेंट में बताइए कौन था? महापद्मनंद इसका संस्थापक था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। छत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। इसने अपने आप को परशुराम का अवतार भी कहा है। एक राट और एक छत्र जैसी उपाधि यह धारण किया था। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। 8 पुत्रों में से घनानंद अंतिम शासक था। ग्रीक लेखकों के अनुसार घनानंद को अग्रमीज कहा गया है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। घनानंद। अजातशत्रु ए रूलर ऑफ द हर्यक डायनेस्टी वाज द सन ऑफ हिम। अभी बताया हर्यक वंश का जो प्रथम शासक था वह था बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और उसके बाद मगध पर अजातशत्रु शासक बन गया। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो यह बिंबिसार का पुत्र था। सी इसका राइट आंसर है। किंग अजातशत्रु बिलोंग टू विच डायनेस्टी? राजा अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? तो यह हर्यक वंश से संबंधित था। अजातशत्रु का जो उपनाम था, इसका उपनाम इसे कुनिक के रूप में जाना जाता था। कुनिक। प्रारंभ में यह जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसके बाद वह बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसके समय 483 ईसा पूर्व में राजगृह में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु ने ही किया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। In the 4th century BC, the capital of Magad was shifted to which place? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी या पानीपत? तो बिहार की राजधानी पटना, जिसे पाटलिपुत्र के रूप में जानते हैं। सम्राट अजातशत्रु का जो उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है। पाटलिपुत्र काफी समय तक सत्ता का केंद्र बना रहा। ठीक है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में काफी विवरण दिया है, तो यह याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी व्हाट डज द वर्ड जीन मीन? जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जीन शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ईश्वर, कॉन्करर यानी विजेता, बंधनों से मुक्त, लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेज, या डी वर्दी यानी योग। तो जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डैश वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए भिक्षुनी नन इन ए बुद्धिज्म?
बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन है महाप्रजापति गौतमी, सुजाता, संघमित्रा या धम्मानंद भिक्षुणी। तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली जो पहली महिला थी बौद्ध संघ में जाने वाले, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी शायद महात्मा बुद्ध की मौसी के रूप में जानी जाती हैं। प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। महात्मा बुद्ध का शिष्य था आनंद, उनके कहने पर संघ में महिलाओं को शामिल किया गया और महाप्रजापति गौतमी को पहली भिक्षुणी के रूप में चुना गया। तो ए इसका राइट आंसर है। द रिलीजियस टेक्स्ट त्रिपिटक इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन? काफ़ी अच्छा सवाल है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ऑप्शन है हिंदू, जैन, पारसी या बौद्ध। तो हिंदी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? गीता है। ठीक है। जैनों का आगम, जैन साहित्य को आगम के रूप में जाना गया है। और पारसियों का जो प्रमुख ग्रंथ है उसे कहते हैं जिंद अवेस्ता, जिंद अवेस्ता। तो त्रिपिटक जो है वह बौद्ध ग्रंथ है। कौन कौन से हैं त्रिपिटक? यह 3 भाग में विभाजित है। ऑब्वियस है, नाम ही है इसका तीन पिटक। एक है विनय पिटक, विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। 3 पिटक हैं जो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक में इन सबों में क्या है? महात्मा बुद्ध के ज्ञान के बारे में बताया गया है। बुद्ध के ज्ञान एवं प्रवचन का उल्लेख है इस त्रिपिटक में। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश तथा विचार मिलते हैं। बुद्ध के उपदेश तथा विचार को सुत्त पिटक में समाकलित किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम और कानून के बारे में है। बौद्ध संघ के नियम के बारे में उल्लेख है। वहीं अभिधम पिटक में यह बौद्ध दर्शन के बारे में उल्लेखित किया गया है। बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। जो त्रिपिटक है इनकी जो भाषा है वह पाली है, पाली भाषा में लिखा गया है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, बुद्धिज्म। इन कौटिल्य सप्तांग थ्योरी अमात्य रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत था वो काफ़ी प्रचलित रहा था। तो यह किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए टेरिटरी, अलाई, मित्र, मिनिस्टर एंड ऑफिसर, मंत्री और अधिकारी या फोर्ट, किला। तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार अमात्य जो थे मंत्री और अधिकारी के रूप में जाना गया है। इसे राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण अंग माना गया है। राज्य का दूसरा, राजा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अंग माना गया है। कहा जाता है कि इनके बिना, अमात्य के बिना शासन चलाना काफ़ी कठिन था। अमात्यों की जो संख्या थी वह राजा के ऊपर निर्भर थी। अमात्य के बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर है मंत्री और अधिकारी। विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन रूलर कॉन्कर्ड कलिंगा? निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की? ऑप्शन है बृहद्रथ, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक। ठीक है। तो अशोक जिस समय इसका राज्याभिषेक हुआ, कई बार पूछा गया है, राज्याभिषेक के, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया गया था 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया गया था और उस पर विजय प्राप्त की गई थी। कलिंग में हुए भीषण युद्ध एवं भीषण हत्या के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो अशोक के 13वें शिलालेख में इसके बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत विवरण है। कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके विपरीत, इसके विजय के उपरांत, कलिंग के विजय के उपरांत
पूरे साम्राज्य को दो भाग में विभाजित कर दिया था, जिसमें पहला था उत्तरी केंद्र। इसकी राजधानी तोसली थी। इसकी जो राजधानी थी वह तोसली थी। और दूसरा दक्षिणी केंद्र था, दक्षिणी केंद्र, और इसकी राजधानी जो थी वह जोगढ़ थी। जोगढ़। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। डी इसका राइट आंसर है। हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर हिज कोरोनेशन डिड अशोका कॉन्क्यर कलिंगा? इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, मैंने सारी चीज़ें बता दी है। किस वर्ष हुआ राज्याभिषेक के, किसवें वर्ष हुआ, किस शिलालेख में है, तो इसे याद रखिएगा। अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है। विच मौर्यन रूलर गेव अप वारफेयर आफ्टर द कलिंगा वॉर? निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो यह अशोक के बारे में कहा गया है। अशोक ने कलिंग युग के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। काफ़ी युद्ध और विभीषिका में हिंसा हुए थे, इसके वजह से उसका हृदय द्रवित हो गया और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अंगीकृत कर लिया था। किसने? अशोक ने। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? ऑप्शन है कैसेंडर, सेल्यूकस निकेटर, एंटीगोनस या टॉलमी। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? तो यह सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। 305 ईस्वी पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को पराजित किया था। हार के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। उसके बाद दहेज के रूप में मकरान और हेरात समेत कुल 4 प्रांत दहेज में दिए थे। 4 प्रांत। ठीक है। ऑब्वियस है, सेल्यूकस निकेटर जो था वह मेगास्थनीज जो था वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज। और यह सिकंदर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर। तो इसको याद रखिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का जो नाम है वह है इंडिका। क्लियर है? व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर कॉल्ड समाहर्ता? समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य क्या था? ऑप्शन है राज्य के खजानों को आरक्षित करना, सेफ गार्डिंग द ट्रेजरी, सुरक्षा आश्वासन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, पत्र व्यवहार करना, हैंडलिंग कॉरस्पॉन्डेंस, या रेवेन्यू असेसमेंट, कर निर्धारण करना। समाहर्ता इसका मुख्य काम ही था कर निर्धारण करना। वह राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। राजस्व विभाग का अधिकारी था। इसके अधीन शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष इत्यादि जो कर्मचारी थे वह कार्य करते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस काल में शासन के विविध विभाग को तीर्थ कहा जाता था। जो विभाग थे उसे तीर्थ कहा जाता था और तीर्थ की कुल संख्या 18 थी। क्लियर है? तो डी इसका राइट आंसर है। विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द एम्पायर ऑफ डैश इन मगध एंड एस्टेब्लिश द ग्लोरियस मौर्यन एम्पायर इन 322 BCE। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डैश के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो यह किस साम्राज्य के बारे में कहा गया है? तो इसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर नंदों के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और उसके बाद प्रसिद्ध
ग्लोरियस मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा नंद। इन द सेल्यूसिड मौर्यन वार सेल्यूकस फाउट अगेंस्ट विच मौर्यन रूलर। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध किया था? अभी पढ़ा, सेल्यूकस मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध लड़ा था, जिसके बाद उसने 4 प्रांत को दहेज के रूप में दे दिया और अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दिया था। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी काफ़ी उपहार दिए थे और मगध से हाथियों का एक हाथी गिफ्ट दिए थे। इन गुजरात विच लेक इज एक्चुअली एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर बिल्ड ड्यूरिंग द मौर्यन रूल। काफ़ी बढ़िया सवाल है। गुजरात में निम्नलिखित में से कौन सा झील वास्तव में मौर्य शासनकाल के दौरान बनाई गई एक कृत्रिम जलाशय है? किस झील के बारे में कहा गया है? ऑप्शन है पुष्कर, लोनार, लोकटक या सुदर्शन। तो काफ़ी परिचित है, काफ़ी चर्चित है सुदर्शन झील, जो कि गुजरात के गिरनार में है। गिरनार गुजरात में यह झील है। इस झील का जो निर्माण है उसको मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर करा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर किया गया था। पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण कराया था, जो कि गवर्नर था। पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण कराया था, जो कि गिरनार में नियुक्त राज्यपाल था। उसके बाद अशोक के शासनकाल में तुसास्प था, उसका नाम था तुसास्प। तुसास्प ने भी इस झील का पुनर्निर्माण कराया था। स्कंदगुप्त ने भी बड़ी उदारता के साथ इसमें काफ़ी उदारता दिखाया था और एक बांध का निर्माण कराया था। ठीक है, अंतिम रूप से याद रखिएगा जूनागढ़ शिलालेख, जो कि रुद्रदमन शक शासक रुद्रदमन के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण का उल्लेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। तो याद रखिएगा डी इसका राइट आंसर है। पुष्यमित्र हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द लास्ट मौर्यन एम्परर बृहद्रथ किल्ड द किंग एंड फाउंडेड अ न्यू डायनेस्टी। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट डायनेस्टी। पुष्यमित्र, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। उस वंश का नाम क्या था? तो पुष्यमित्र जो था अंतिम मौर्य शासक था बृहदत्त का सेनापति था। कौन था? पुष्यमित्र सुंग। तो इसने बृहदत्त की हत्या कर दी थी और सुंग वंश की नींव डाली। सुंग वंश, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, जिसका उल्लेख जो है अयोध्या अभिलेख में मिलता है। इसके बारे में पूछा जाता है। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र सुंग के द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख है। तो ए इसका राइट आंसर है। विच कुषाण रूलर इज फेमस इन हिस्ट्री एज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म एंड ऑल्सो कन्वेंट द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन कराया था? ऑप्शन है वासुदेव प्रथम, हुइस्क, विम कैटफिशस या कनिष्क। क्वेश्चन में ही लिखा है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन, तो यह कनिष्क ने कराया था। यहाँ एक चीज़ डिटेल में जानना जरूरी है, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था राजगिरी में, और इसे अजातशत्रु ने कराया था। अजातशत्रु ने। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी द्वितीय, वह कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में, 100 साल जस्ट बाद 383 ईसा पूर्व में
यह वैशाली में हुआ था। राजगिरी के बाद दूसरा वैशाली में, और इसे काला शोक ने कराया था। काला शोक ने कराया था। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति यह हुआ था 251 ईसा पूर्व में, 251 ईसा पूर्व में। यह पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था और इसे अशोक ने करवाया था। ठीक है। चौथा चतुर्थ बौद्ध संगीति जिसे कि कनिष्क ने कराया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क ने कराया था और यह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। यह प्रथम शताब्दी में हुआ था। प्रथम शताब्दी में। ठीक है। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है कनिष्क। अगला सवाल है, व्हेन डिड विक्रम संवत कैलेंडर एरा बिगिंस। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन है 57 ईसा पूर्व में, 55 ईसा पूर्व में, 50 ईसा पूर्व में या 47 ईसा पूर्व में। तो मालवा का शासक था विक्रमादित्य। मालवा का शासक था विक्रमादित्य। इसने शकों को पराजित किया था। शक जो थे, शकों को पराजित किया था। इसी के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ माना जाता है। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में माना जाता है। 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था शक संवत। शक संवत। ठीक है। और 319 ईस्वी में शुरू किया गया था गुप्त संवत। गुप्त संवत। तो याद रखिएगा, गुप्त संवत किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। शक संवत कनिष्क के द्वारा। ठीक है। विक्रम संवत को मालवा संवत के रूप में भी जाना जाता है। तो यह था सीजीएल के एंशिएंट हिस्ट्री का यह पहला वीडियो है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।